नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएसआरटी चैनल में। आप हैं मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम क्लास 9 अर्थशास्त्र में ही अपना चैप्टर 4 जो कि खाद्य सुरक्षा के बारे में है। और यहाँ पे देखो, वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा का क्या सीन है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम खाद्य सुरक्षा पहले समझेंगे और उसके बाद उसके पहलू समझने के बाद फिर हम देखेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा का एक्चुअली में क्या सीन है। ठीक है, कैसे कितना है, कितने लोग भुखमरी से आप देखोगे ग्रसित हैं, भारत सरकार क्या क्या कर रही है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। लेकिन जैसा कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, हम पहले एक बार एनसीईआरटी देखेंगे, समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है और उसके बाद हम इसमें एमसीक्यूज करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में से हमने काफी ज्यादा एमसीक्यूज बनाए हैं, 30 के आसपास है, तो हमने ये चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है ताकि कोई भी वीडियो बहुत लंबा ना हो। ओके, तो ये 2 पार्ट्स में आएगा। तो पहले हम एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। देखो, अगर आप एनसीईआरटी डाउनलोड करोगे अपना चैप्टर 4 क्लास 9 का, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आता है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी भारत में खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चैप्टर है ये यहाँ से शुरू हो रहा है कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, ये 3 वर्ड। ठीक है, फिर इसके बाद ये बता रहा है कि कैसे खाद्य सुरक्षा जो होता है किन चीजों पे निर्भर करता है, चाहे वो गवर्नमेंट का एक्शन हो, ठीक है, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो। ठीक है, फिर उसके बाद वो बता रहे ये इसी चीज को यहाँ पे वापस एक्सप्लेन किया है इन तीनों शब्दों को, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो उन्होंने ये बात करी है कि हमें खाद्य सुरक्षा क्यों चाहिए। ठीक है, और उन्होंने बताया है कि कैसे अगर कोई गरीबी रेखा के नीचे है तो उसके लिए खाद्य सुरक्षा मिलती है या नहीं मिलती है, कोई गरीबी रेखा के ऊपर है तो वो कब आप देखोगे नीचे गिर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने ना थोड़ा सा एक अमर्त्य सेन का डायमेंशन भी दिया है इस बॉक्स में, अगर आप देखोगे। ठीक है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अमर्त्य सेन ने एक नया शब्द था एंटाइटलमेंट करके, ठीक है, वो भी इस चीज के अंदर ऐड किया था, जहाँ पे वो बता रहे थे कि कैसे आप क्या उगाते हो। ठीक है, और मतलब वो डिपेंड भी करता है कि मार्केट में क्या कंडीशंस चल रही है। ठीक है, और साथ में स्टेट जो है वो आपकी क्या सप्लाई कर रही है, क्योंकि उन चीजों पे भी डिपेंड करती है कि आपकी ये जो 3 शब्द है ना यहाँ पे, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये सब इन चीजों पे भी निर्भर करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप जैसे नीचे जाओगे तो उसके बाद उन्होंने एक अकाल को बताया है, जिसको हम लोग फैमिन बोलते हैं बेसिकली। तो एक फ्रेंच वर्ड होता है जो कि फ्रेंच ओरिजिन का है। तो फैमिन अगर आप देखोगे, उन्होंने बताया है कि इसका मतलब क्या होता है, फैमिन में क्या क्या होता है। ठीक है, कैसे आप बोलते हो कि कोई अगर नेचुरल कैलेमिटी है तो वो फैमिन की डेफिनेशन में आती है। ठीक है, और फैमिन से कौन कौन से लोग सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। फिर उन्होंने द ग्रेट अपनी जो बंगाल रीजन में फैमिन आया था 1943 में। ठीक है, 1943 में उन्होंने उसके बारे में बताया, जो अपनी ब्रिटिश राज में आया था, इनफैक्ट जिसके बारे में हम अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, क्योंकि लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल यहाँ पे मर गए थे, इतना बुरा फैमिन आया था। ठीक है, फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे राइस जो चावल है उसका प्रोडक्शन कितना है अलग अलग सालों में, और 1945 में बता रहे हैं कि देख लो आप प्रोडक्शन कितना था, इंपोर्ट कितना किया हमने, अवेलेबिलिटी कितनी थी और फैमिन क्यों आया। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि वो ये भी बोल रहे हैं कि जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद से हमारे यहाँ पे कोई फैमिन नहीं आया है। इनफैक्ट अभी बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ऐसा कह रहे थे जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे ना, तो वो ऐसे चुनौती पूर्वक सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि छोड़ के गए थे कि ये देश अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, और जब वो जा रहे थे तो उसके पहले भी बंगाल फैमिन आया था, फिर उसके पहले उड़ीसा फैमिन आया था, मद्रास रीजन में भी फैमिन आया था। तो उनको लग रहा था कि यार हमारे रहते हुए इतने फैमिन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम लोग छोड़ के जाएंगे उसके बाद तो इस देश का क्या ही होगा। और हम ये प्राउडली कह सकते हैं, आप ये प्राउडली कह सकते हो कि हमारे देश में कोई फैमिन नहीं आया जब से अंग्रेज हमें छोड़ के गए। ठीक है, तो एक प्रायोरिटी जो इंडिया ने बिल्कुल राइट रखी थी वो ये थी कि हमारे देश में कोई फैमिन नहीं आएगा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा की हम लोग पूरी कोशिश करिए कि जन जन तक, हर घर तक पहुंचे। ठीक है, फिर अभी बात करते हैं, जब हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो भाई फूड इनसिक्योरिटी, उसका जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है। कैसे आप कहोगे कि फूड इनसिक्योर है ये देश या ये रीजन या फिर ये पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कौन से लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं फूड इनसिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक रामू नाम के कैजुअल लेबर जो होता है उसकी कहानी बताई है, जो रामपुर विलेज में रहता है, उसको फिर कंपेयर किया है जोमू से। मैंने बताया ना एनसीईआरटी में वो लोग रियल लाइफ केस स्टडीज लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट को। ठीक है,
फिर यहाँ पे उन्होंने एक अहमद की स्टोरी बताई है जो रिक्शा पुलिंग का काम करता है बैंगलोर में, ठीक है। और वो ये बता रहे हैं कि कैसे उसके पास एक राशन कार्ड है, पीडीएस कार्ड है, जिसके अंदर उसको सरकारी स्कीमों का फायदा मिलता है, और कैसे उसकी वजह से आप देखो कि उसका बहुत सारा पैसा जो वो डेली रेट से कमाता है वो खाने में ना जाके वो किसी और चीज में यूज कर लेता है, तो उसका सर्वाइवल थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे जो फूड इनसिक्योरिटी है वो कुछ लोगों में, ठीक है, कुछ ग्रुप्स में, कुछ रीजन्स में आपको ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा जैसे स्टेट्स का, जहाँ पे आपको लगेगा बहुत ज्यादा लोग जो है वो गरीबी रेखा में तो नहीं, साथ में आप देखोगे हंगर मतलब भुखमरी से भी ग्रस्त है, ठीक है। फिर उन्होंने जो हंगर होता है उसका कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हंगर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप गरीब हो, या हंगर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप फूड इनसिक्योर हो, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि हंगर जो होता है ना वो क्रॉनिक होता है, वो एक लॉन्ग टर्म चीज है। भाई आप किसी को देख के किसी ने एक दिन खाना नहीं खाया उसको ये थोड़ी बोलते हो कि ये भूखमरी से शिकार है, नहीं। लेकिन अगर वो लंबे समय तक खाना नहीं खाता तब आप बोलते हो कि वो भूखमरी से शिकार है, ठीक है। फिर उन्होंने बात करी है क्रॉनिक हंगर की, इन्होंने बात करी है सीजनल हंगर की। भाई कई लोगों के पास सीजनल लेवल पे ही काम होता है, कई बार आप देखोगे कुछ फसलें सीजनल लेवल पे आती है, आपने बचा ली और आपने खा लिया, लेकिन अगले सीजन में क्या खाओगे, ठीक है, तो वो वाला चीज हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या करा है, आपको जो हंगर होता है कि भाई ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में कितना है वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, ठीक है। फिर ये बताया है कि भाई भारत जो है हमारी आजादी से क्या कर रहा है, फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी लाने की कोशिश कर रहा है। हमारी जो हरित क्रांति थी वो भी आप देखोगे इसी का एक उदाहरण है, जहाँ पे हमने क्या करने की कोशिश करी, हमने सेल्फ सफिशिएंसी, हमने खुद से खुद का खाना प्रोड्यूस करने की पूरी कोशिश करी, ठीक है। फिर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे राइस हो गया, हमारे यहाँ पे व्हीट हो गया, तो कौन सी चीज कहाँ पे कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा उगती है, ठीक है। फिर ये बात कर रहे हैं हरित क्रांति के बारे में, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैसे आप देखोगे कि मतलब एक क्रांति ने भारत को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। एक क्रांति ने कहीं ना कहीं आप ये बोलोगे कि जो भारत पहले यूएस से खाना इंपोर्ट कर रहा था एक समय पे, आज हम आप देखोगे तो एक इंटरनेशनल ग्रेन बैंक होती है, वहां पे एक्सपोर्टर निर्यातकर जो होता है उसके फॉर्म में रजिस्टर्ड है, मतलब हम खाना बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट तो बहुत ही कम कर रहे हैं, कुछ ही आइटम्स कर रहे हैं, जैसे एडिबल ऑयल हो गया वो सब, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि भारत में खाने का, अनाज का कितना प्रोडक्शन होता है, कितना उत्पादन होता है, और ये है आपकी मिलियन टन में। तो पहले देखो 1960 में से कितना था, और आज अगर हम देखिए 19-20 में इतना है, और अगर आप 21-22 देखोगे तो और ऊपर चला जाएगा। मतलब लगातार अगर हम बोल रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ पे खाने का प्रोडक्शन, खाने का उत्पादन भी बढ़ रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर हम बोल रहे हैं ना कि सरकार सबको खाना प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक होता है आपका बफर स्टॉक और दूसरा होता है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग पीडीएस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बफर स्टॉक क्या होता है, इसमें एफसीआई का क्या रोल है इन्होंने ये बताया है, ठीक है। इसमें एमएसपी क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, न्यूनतम सहायक आप बोल सकते हो शुल्क जो होगा वो यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। इशू प्राइस क्या होता है ये इन्होंने बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करी है कि भैया ये कैसे चलता है, इसमें राशन शॉप जो होती है उनका क्या रोल होता है, या फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं उन्हें, उनका क्या रोल होता है, इन पे क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कैसे राशन शॉप तो आ जाइए, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट था राशनिंग का ये बहुत पहले से है, ठीक है। बंगाल फैमिली के टाइम से ही आप देखोगे ये वहां पे आ गया था, और कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी स्कीम भी चालू करी गई थी पीडीएस के अलावा, जैसे आपका आईसीडीएस स्कीम हो जाएगा, फूड फॉर वर्क स्कीम हो जाएगा, ठीक है, और बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स हो जाएंगे, गरीबी हटाने वाले पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हो जाएंगे, ठीक है, जो स्पेसिफिकली ग्रामीण इलाकों में चलाए गए थे। मिड डे मील वगैरह भी हो जाएगा, जिससे आप देखोगे सरकार खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आप देखोगे एक्चुअली हमारे देश में खाद्य सुरक्षा को एक कानून का फॉर्म दे दिया, वो था ये अधिनियम 2013 वाला नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। मतलब ये वो चीज है जिस पर ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हमेशा पूछे जाएंगे, क्योंकि ये भारत का वो अचीवमेंट है जिसके बारे में जितनी सराहना करूँ ना उतनी कम है। देखो कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता, उसमें करप्शन होता है, लेकिन अगर उस सिस्टम से
आपके मिलना चाहिए था 100 लोगों को, लेकिन अगर 80 लोगों तक भी बेनिफिट पहुंच रहा है ना, तो सिस्टम बहुत मतलब अच्छा काम कर रहा है। उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, नो डाउट, लेकिन एटलीस्ट अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि 80 लोग आप देखोगे उस पर पूरी तरीके से निर्भर है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे कि वो करंट स्टेटस की बात कर रहे हैं पीडीएस की। ठीक है, वो ये बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे टीपीडीएस भी आया था, फिर हमारे यहाँ पे आप देखोगे रिवैम्प पीडीएस आया था 1992 में, फिर हमारे यहाँ पे टीपीडीएस जिसको हम लोग टारगेटेड पीडीएस बोलते हैं, वो भी आया था 1997 में। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 2000 के आसपास हमने अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट करी थी, फिर उसके बाद एक अन्नपूर्णा स्कीम स्टार्ट करी थी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी जितनी भी स्कीम है या जो भी सरकार ने एफर्ट्स लिए हैं उसका एक आपको टाइमलाइन बनाना है, अगर इतना भी बना के आ गए ना, तो 5 में से 3 नंबर गारंटीड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप पीडीएस, फिर उसके बाद इसी को थोड़ा सा रिवॉर्म किया, फिर इसी को थोड़ा सा और चेंज किया, इसी को थोड़ा और चेंज किया, ऐसे कर करके फाइनली हम 2013 में अधिनियम तक पहुंच गए। ठीक है, फिर यहाँ पे अंत्योदय का मतलब समझाया है, फिर उन्होंने बताया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है हमारा, ठीक है, हमारी जो आप बोल सकते हो कि खाद्य वितरण प्रणाली है पूरी, इसमें इतना क्रिटिसिज्म क्यों है। ठीक है, मतलब आप देखोगे कि इसको क्या क्या इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या कमियां हैं जो हम पूरी कर सकते हैं। ठीक है, वो सब यहाँ बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एफसीआई से उन्होंने डेटा लिया है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ अगर आप व्हीट प्लस राइस, गेहूं प्लस अगर आप चावल देखोगे तो उसका उन्होंने कितना स्टॉक रख रखा है। ठीक है, अगर ऊपर जा रहा है मतलब स्टॉक बढ़ गया कि भैया उनके गोडाउन्स में या उनके आप देखोगे जो स्टोरेज एरियाज होते हैं उसमें ज्यादा है, और नीचे जा रहा है मतलब वो कम हो गया। ठीक है, एंड फाइनली अब आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने एमएसपी का कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, कि एमएसपी से क्या होता है। एमएसपी आप देखोगे कि इंडिया में कोई लीगल राइट तो नहीं है, बट एमएसपी से आप देखोगे कुछ अनडिजायरेबल चीजें भी होती है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर चीज सरकार लेके आइए। देखो हर चीज की एक टाइमलाइन होती है, अगर आप उस टाइमलाइन से ज्यादा उस चीज को रखोगे तो क्या हो जाएगा, नुकसानदायक है ना। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ जो राइस का कंजम्पशन है, ठीक है, वो अर्बन एरियाज में कितना है, आपके ग्रामीण इलाकों में कितना है। फिर वो बता रहे हैं कि पीडीएस डीलर जो होते हैं कैसे आप देखोगे मतलब करप्शन माल प्रैक्टिसेस वो सब करते हैं। ठीक है, राशन शॉप्स आप देखोगे कि अलग एक प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि ये लोग बता रहे हैं बेनिफिशियरीज का प्रॉब्लम है, कि जो लोग एक्चुअली में बेनिफिशियरीज नहीं है फिर भी आप देखोगे इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम कोऑपरेटिव्स के ऊपर। वो बता रहे हैं कि भैया कोऑपरेटिव्स का, ठीक है, क्या रोल है, सहायक जो ये समितियां नहीं होती इनका क्या रोल है बेसिकली आपकी खाद्य सुरक्षा में। ठीक है, इसमें उन्होंने तमिलनाडु का एग्जांपल दिया है। इनफैक्ट आप है ना कभी भी आपको खाद्य सुरक्षा और कोऑपरेटिव्स की बात करनी हो तो तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, ये 2 स्टेट है जहाँ पे आप देखोगे ये बहुत अच्छे से काम किए हैं, तो इनका आप जरूर एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो। अमूल के बारे में ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उन्होंने यहीं पे व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, सफेद क्रांति के बारे में बात करी है, जिससे इंडिया मिल्क में सेल्फ सफिशिएंट बना था। ठीक है, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने एक सोसाइटी के बारे में बात करी है, एक एनजीओ के बारे में बात करी है जो महाराष्ट्र में आप देखोगे काम करती है। वो क्या करती है बेसिकली, जैसे अपना बैंक होता है ना नॉर्मल, जिसमें आप पैसा जमा करते हो पैसा निकालते हो, वैसे ही एक फूड बैंक होते हैं, फूड बैंक या फिर ग्रेन बैंक बोलते हैं। इसमें आप अनाज जमा करते हो, जब चाहिए तब निकालते हो। तो ये जो है ना एडीएस, ये पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों में क्या करती है बेसिकली एक मतलब ग्रेन बैंक वगैरह बनाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप खाद्य सुरक्षा देने की कोशिश करते हो। आज अनाज है तो जमा कर दिया, कल नहीं होगा तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही नया टाइप का एक इनोवेशन है। और फाइनली आता है इसकी समरी के ऊपर। क्योंकि समरी आप देखोगे चैप्टर से बहुत ही छोटी है, तो इसमें सारी चीजें नहीं बताई गई है, बट क्या क्या कवर हुआ है इससे आपको ब्रीफली यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ग्राफ्स वगैरह के लिए फिर भी मैं कहूंगी कि एक बार आप जरूर अपना एनसीईआरटी खोल के देखिए, क्योंकि ग्राफ से क्या होता है, देखो एक तो आपको मतलब जहाँ पे भी आपका एप्टीट्यूड का पेपर आएगा वहां पे वैसे भी आपको ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ग्राफ रीडिंग अगर इम्प्रूव करनी है तो वैसे भी यहाँ से कर सकते हो। और दूसरी चीज है कि ये ग्राफ में से अगर आपको 10 पढ़े उसमें से एक भी याद रह गया और आप अपने एग्जाम में बना के आ गए तो वैसे भी आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा एनसीईआरटी का एक ओवरव्यू। अब हम शुरू करेंगे आज की क्लास, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग एमसीक्यूज के साथ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है।
फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी आप सोते जागते उठते बैठते कभी भी फूड सिक्योरिटी करो ना, तो उसमें 3A याद रखना। क्या याद रखना है हमें? 3A। क्या याद रखना है? 3A। 3A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, फिर होती है एक्सेसिबिलिटी यानी अभिगम्यता, और फिर होती है अफोर्डेबिलिटी यानी दयनीयता। कहने का मतलब है, आप फूड सिक्योर कब हो? आप कब बोलोगे कि मैं खाद्य सुरक्षित हूँ? जब मेरे पास खाना अवेलेबल है, ठीक है, भले ही मेरे घर तक नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे चावल खाना है तो तमिलनाडु में बहुत सारा चावल उगता है, तो फूड तो अवेलेबल है, ठीक है। फिर क्या वो एक्सेसिबल है? अरे भैया, अगर तमिलनाडु से आपके घर तक लाने के लिए कोई ट्रक नहीं है, कोई रेलवे नहीं है, तो एक्सेसिबल होगा क्या? तो क्या वो अभिगम्य होगा? नहीं होगा। तो एक्सेसिबिलिटी होनी भी तो जरूरी है। फूड एक्सेसिबल है कि मेरे तक पहुंच सकता है। अब जो चावल 30 रुपए में मिलता, अगर वो चावल आपको 100 में मिले, तो क्या वो अफोर्डेबल है? क्या वो वहनीय है? नहीं। अगर वो खाना आपके अवेलेबल भी था, आपके पास पहुंचा भी दिया गया, लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, भैया आप कमाते ही 100 रुपए में 100 रुपए की चावल थोड़ी खरीदोगे, तो वो अफोर्डेबल ही नहीं है, वो वहनीय नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो खाद्य सुरक्षित नहीं होगा। तो बेसिकली खाना आपका अवेलेबल भी होना चाहिए, आपका एक्सेसिबल भी होना चाहिए, और आपका अफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो इसमें स्टेटमेंट में आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें वो पीडीएस सिस्टम की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे पीडीएस सिस्टम पूरा ही समझ लेंगे कि क्या होता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे वो बात कर रहा है आपसे कि खाद्य सुरक्षा के अंदर जो हम पीडीएस प्रणाली की बात करते हैं, उसमें डी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, ये होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है आपका? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर हम तो इसका तो इजी आंसर आ गया आपको, डी से डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। और वैसे अगर हम देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका सी। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है पीडीएस का मतलब समझना, ये इंपॉर्टेंट है कि पीडीएस का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, होता क्या है, ये है सरकार, ठीक है, और ये है हम लोग। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन करना, कहा किस तक? पब्लिक तक। तो पब्लिक तक अनाज पहुंचाने की जो पूरी प्रणाली है, इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले एक एजेंसी आती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं एफसीआई, ठीक है। एफसीआई क्या करती है? एफसीआई सरकार के बिहाफ पे जो अपने फार्मर्स होते हैं, अपने कृषक होते हैं, उनसे अनाज खरीदती है, ठीक है। जैसे आप देखोगे यूपी, जहाँ पे भी जो अनाज उगता है, जैसे यूपी और पंजाब हरियाणा में आपको पता है कि गेहूं की फसल बहुत होती है, तो वहां से वीट ले लिया, तमिलनाडु वगैरह से उसने राइस ले लिया, ठीक है। एफसीआई याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। देखो, अपना जो पीडीएस सिस्टम है ना, इसमें दो बड़ी बड़ी सरकारें इन्वॉल्व है। एक है आपकी केंद्र की सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक है आपकी राज्य की सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी कौन है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और कई बार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो वैसे करती है, उसके अलावा भी कई बार आप देखोगे नफेड हो गया, तो ये वाली एजेंसीज भी आ जाती है। लेकिन जनरली ये काम कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करेगी केंद्र सरकार की मतलब मदद करने के लिए? वो बेसिकली देखो, अगर खाना आप तक पहुंचाना है तो पहले अनाज लाना भी तो पड़ेगा। तो अनाज लाने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कर रखे हैं? पहले तो बहुत सारे गोडाउन बना रखे हैं, ठीक है। इनके खुद के ट्रक्स वगैरह भी होते हैं, नहीं तो ये हायर कर लेती है। तो ये क्या करेंगी? ये जैसे कृषक वगैरह से जो बड़ी बड़ी मंडियां नहीं होती है, वहां से जो फार्मर्स होते हैं उनसे ये अनाज खरीदती है और इन गोडाउन वगैरह में ये स्टोर कर देती है, ठीक है। जनरली आप देखोगे कि वीट राइस ही लेती है, लेकिन कई बार और फसलें भी ले लेती है, ठीक है। तो जनरली आप देखोगे वीट राइस लेती है। अभी जो वीट राइस वगैरह लेगी, ये कृषक से जो खरीदेगी, तो क्या हर मंडी में जाके बार्गेन करेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, 20 रुपए में दे दो, नहीं नहीं 19 रुपए में दे दो, नहीं। तो बेसिकली कौन से दामों पे फार्मर से ये अनाज खरीदती है, उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम सहायक शुल्क, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये एमएसपी पे फार्मर से अनाज खरीदती है, ठीक है। ये जो एमएसपी होता है, ये होता क्या है? देखो, एमएसपी का भी कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। एमएसपी होता है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बेसिकली आप ऐसे समझो कि मंडी में कोई फिक्स दाम नहीं होते किसी भी अनाज के, ठीक है। आज चावल 20 रुपए किलो बिक रहा है, कल हो सकता है कि सभी लोगों ने चावल उगा लिया और इतनी ज्यादा खेती हो गई कि मार्केट में जो उसके दाम थे वो 15 रुपए हो गए, लेकिन चावल उगाने उगाने में ही आपको 17 रुपए का खर्चा आता है। तो भैया सोच लो फार्मर को कितना लॉस हो जाएगा, उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना।
तो ऐसी चीजों से बचाने के लिए फार्मर को सरकार बेसिकली क्या करती है, 23 क्रॉप्स पे, जो अपने 23 तरह की फसलें होती हैं, ठीक है, सारी क्रॉप्स पे नहीं, 23 तरह की फसलों पे बेसिकली जब आप उगाते हो, सोइंग करते हो, उससे पहले ही, इसमें खरीफ भी आती है, कुछ रबी क्रॉप्स भी आती है ना, कुछ ज़ैद सीजन की क्रॉप्स भी आती है। बेसिकली आप जब वो अनाज उगेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि चावल जो है वो खरीफ की फसल है ना। अच्छा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको खरीफ की जो फसलें होती है उनको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया था, ठीक है, तो वो तरीका मुझे मत बताओ, ठीक है, लेकिन आप मुझे ही बताओ कि खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती है ना। तो अब जैसे चावल है, वो एक खरीफ क्रॉप है, आप उसको जब मतलब जुलाई अगस्त में उगाओगे, तो उससे पहले आप देखोगे सरकार क्या करेगी, उसका एक एमएसपी अनाउंस कर देगी। एमएसपी मतलब सरकार ये बोल देगी कि भैया इस क्रॉप का एमएसपी मतलब ये वो प्राइस है जिसमें सरकार आपसे सामान खरीदेगी। भाई आप मंडी में गए, आप किसी को भी अपना सामान बेच सकते हो ना, तो आपके पास ग्राहक बहुत सारे हैं, उन्हीं ग्राहक में से एक सरकारी ग्राहक भी होगा, सरकार भी आपकी ग्राहक होगी जो आपसे सामान खरीदेगी। बाकी सब जो होता है वो मार्केट रेट जो भी उस समय होगा उस पे आपके खरीदेंगे, लेकिन सरकार ने अपना दाम पहले ही आपको बता दिया कि सरकार आपसे एमएसपी पे खरीदेगी, ठीक है। सपोज करो सरकार ने बोला कि एमएसपी है 20 रुपए, तो भले ही मार्केट में सब लोग 15 रुपए में खरीद रहे हो, आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप अपना अनाज सरकार को बेच सकते हो 20 रुपए में, ठीक है। ये बेसिकली सरकार इसलिए करती है ताकि मंडी में कभी भी ऐसा नहीं हो कि फार्मर को अपनी जो क्रॉप है, जो कृषक को अपनी खेती है या फसल है, उसको एक सस्ते दामों में लॉस में बेचना पड़े, नहीं तो कृषक आगे से वो अनाज ही नहीं उगाएगा, और अनाज नहीं उगाए तो फिर इंडिया फूड सिक्योर कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये विशेष साइकिल को खत्म करने के लिए सरकार एमएसपी अनाउंस करती है, ठीक है। तो ये तो था आपका एमएसपी का कॉन्सेप्ट। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, इस एमएसपी वाले दाम पे जो भी आप देखोगे एमएसपी सरकार ने अनाउंस की होती है, उस दाम पे आप देखोगे कृषकों से अनाज खरीदती है और अपने गोडाउन वगैरह तक ट्रांसफर कराती है। फिर वहां से ये क्या करती है, वहां से बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट के जो भी गोडाउन वगैरह होते हैं, ये वहां तक इस अनाज को पहुंचा देती है, ठीक है। उसके बाद सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर आप देखोगे पब्लिक तक, ये जो स्टेट के गोडाउन है, मतलब आपके तमिलनाडु तक आ गया, फिर तमिलनाडु से आप देखोगे तमिलनाडु के अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वहां पे आप देखोगे जो लोग रहते हैं वहां तक पहुंचाने का काम सेंटर और स्टेट दोनों मिलके करते हैं, ठीक है। यहाँ स्टेट तक पहुंचाने तक का काम सिर्फ सेंटर कर रही है, लेकिन स्टेट से पब्लिक तक पहुंचाने के काम में सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर साथ देते हैं, ठीक है। अगर स्टेट की पूरी मशीनरी यूज भी हो रही है तो सेंटर उसको थोड़ा सा अमाउंट देता है, ठीक है। अब इस पे मत जाओ कि कितना अमाउंट दे रहा है, क्या दे रहा है, अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अब देखो आपने जो अपना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसने अनाज तो खरीदा एमएसपी पे, क्योंकि मैंने बताया ना वो अनाज तो फार्मर से एमएसपी पे खरीद रहे हैं, लेकिन आगे जब पब्लिक को सामान मिल रहा है तो वो मिलता है इशू प्राइस पे, ठीक है, इसको हम लोग कई बार सेंट्रल इशू प्राइस भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे आप देखोगे कि आपका जो अनाज है वो सरकार बेसिकली फार्मर से पब्लिक तक पहुंचाती है पीडीएस के थ्रू, ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये पहुंचेगा कैसे भाई, पब्लिक डायरेक्टली ट्रकों से तो खरीद के नहीं लाएगी, तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ राशन शॉप, जिसको हम लोग फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप देखोगे सरकार पूरा आपके घर के पास की जो भी राशन शॉप है वहां तक सरकार पहुंचा देगी अनाज, और उसके बाद जो पब्लिक होती है उनको राशन कार्ड दिया मिलता है, ठीक है। हर घर का एक राशन कार्ड बनता है, आप गरीबी रेखा के नीचे हो तो अलग राशन कार्ड बनता है, गरीबी रेखा के थोड़े से ऊपर हो तो अलग राशन कार्ड मिलता है, और आप मतलब ऐसे करके अलग अलग कलर के राशन कार्ड होते हैं, ठीक है। तो वो राशन कार्ड पे लिखा हुआ होता है कि आपको हर महीने कितना अनाज मिलेगा सरकार से, ठीक है। ये फ्री में नहीं मिलता है, आपको इसके दाम देने पड़ते हैं। लेकिन जैसे अगर मार्केट में आप जाओगे तो हो सकता है आपको 20 रुपए गेहूं मिले, यहाँ पे आपको क्या होता है 3 रुपए में चावल, 2 रुपए में गेहूं और 1 रुपए में बाकी का अनाज, ठीक है, ऐसे मिलता है। तो बहुत ही सस्ते दामों में आपको मिलता है अगर आपके पास ये राशन कार्ड होता है। तो आप ये राशन कार्ड से क्या करते हो, इस शॉप पे जाते हो, राशन खरीदते हो और वापस आते हो, ठीक है। ऐसे आप देखोगे हमारा पूरा आपका राष्ट्रीय वितरण प्रणाली चलता है, ठीक है, समझ में आया। फिर हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। देखो तीसरा क्वेश्चन वापस वही है जो पहला क्वेश्चन था, बस स्टेटमेंट को बदल के लिखा है। ये बोल रहे हैं कि जो फूड सिक्योरिटी होती है, खाद्य सुरक्षा होती है किसी भी देश में, वो कब होगी। ओनली लिखा है यहाँ पे, ओनली इफ, मैंने कहा जब भी ओनली आए थोड़ा सा कॉशन हो जाओ, ठीक है। ये बोल रहे हैं जब सबके पास खाना अवेलेबल होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। फिर ये बोल रहे हैं कि जब लोग खाना अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है, तो यानी अफोर्डेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। और
फिर ये कुछ तो तीसरा स्टेटमेंट लिखते हैं कि बहुत कम दामों में आपको प्रोटीन युक्त खाना मिलना चाहिए, है भाई मैम आपने तो हमें बोला 3 A याद रखने हैं, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट राइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर ये बात कर रहे हैं कि भैया जो खाद्य इन सुरक्षा होती है ना, फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य असुरक्षा, तो ये जो फूड इनसिक्योरिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो फूड सिक्योरिटी का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो फाओ की डेफिनेशन है, जब आपके पास, ठीक है, खाना हर समय अवेलेबल हो, ठीक है, जब हर किसी के पास खाना हर समय अवेलेबल हो, वो अफोर्डेबल भी हो, एक्सेसिबल भी हो, अवेलेबल भी हो, ठीक है, और उतना खाना हो जिससे वो अपना जीवन व्यापन कर सके, उसको हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा। ये फाओ की डेफिनेशन है। मैंने आपसे पूछा था एक बार क्वेश्चन कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये कब स्थापित हुई थी, क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है, और मुझे इसका आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो लिखो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ऐसे मत करो। ओके, तो फाओ की डेफिनेशन है फूड सिक्योरिटी के ऊपर। तो मुझे बताओ इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फूड इनसिक्योरिटी यानी खाद्य असुरक्षा। तो या तो आपके पास खाना अवेलेबल ना हो, या अवेलेबल है लेकिन कुछ समय के लिए हो, हर समय ना हो, ठीक है, या अवेलेबल है लेकिन और हर समय भी है लेकिन सब लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ ही इलाकों में है या कुछ ही रीजन में है, बाकियों में नहीं है। सेम चीज अफोर्डेबिलिटी के साथ, सेम चीज एक्सेसिबिलिटी के साथ, तो तब हम क्या बोलेंगे कि ये खाद्य असुरक्षा है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था पिछली क्लास में गरीबी रेखा का, तो आपका ये होमवर्क है, आप मुझे बताने वाले हो कि विश्व स्तर पर जो वर्ल्ड बैंक है उसने क्या गरीबी रेखा बता रखी है कि आप इससे कम कमाओगे तो इसको हम बोलते हैं गरीबी रेखा, ठीक है, पॉवर्टी लाइन। तो देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, एक होते हैं अबव पॉवर्टी लाइन। तो एक तो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं क्योंकि उनकी आय कम है, ठीक है, और एक गरीबी रेखा के ऊपर है क्योंकि उनकी आय इस रेखा से ऊपर है। लेकिन इसमें भी आप देखोगे दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बिल्कुल यहीं पे है, बस जस्ट गरीबी रेखा से ऊपर है, और एक है जो काफी ऊपर है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब आप ये देखो कि जो अपना सबसे गरीब लोग होंगे जो गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं, वो तो ऑब्वियसली क्योंकि उनकी आय कम है, ठीक है, आप ऐसे समझो कि उनके पास जरूरी नहीं है कि आज खाना है तो कल हो, ठीक है, या आज दिन में खाना है तो रात में हो, मतलब तो ज्यादातर आप देखोगे खाद्य असुरक्षा से ग्रसित रहेंगे, ठीक है। बट आप ये सोचो कि जो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी है, मैंने आपको ये नहीं बोला कि वो ये वाले हैं या ये वाले, मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो गरीबी रेखा के ऊपर भी है, ऐसा है क्या कि वो कभी खाद्य असुरक्षा फेस नहीं करेंगे? अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, या मार्केट में आप देखोगे कि पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, तो जो फसल 20 रुपए प्रति किलो पे मिलती थी वो आज 100 रुपए प्रति किलो की हो गई, ठीक है। तो हो सकता है ये वाले लोग तो इसको अफोर्ड करें, लेकिन जो ये नीचे जस्ट आप देखोगे पॉवर्टी लाइन की गरीबी रेखा के जो जस्ट ऊपर वाले लोग हैं, क्या वो ये फसल अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं। तो ऐसा है क्या कि अगर आप पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के ऊपर हो तो आप कभी भी खाद्य असुरक्षा नहीं फेस करोगे? नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला ही स्टेटमेंट आपका राइट होगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि नेचुरल कैलामिटी जब आती है, ठीक है, या उन्होंने एग्जांपल दिया ड्रॉट का, कि सपोज आपके यहाँ पे सूखा पड़ गया, ठीक है, तो जो अपने फसलें होती हैं, ठीक है, जो अपना खाद्य होता है उसकी जो प्राइसेस होती है, उसकी जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ये तो सही बात भी है भाई। आप ऐसा समझो कि सूखा पड़ गया, ठीक है, जहां आप देखोगे 4 बीघा जमीन में अनाज उगता था, आज सिर्फ आधी बीघा जमीन में अनाज उगा है, खाने वाले भाई 20 लोग हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझो, जब खाना जो था चाहे कितने भी उगे, खाने वाले 20 लोग हैं। पहले 4 बीघा जमीन में अनाज उगता था, तो आप देखोगे 20 लोग आराम से इसको कि 20 लोगों के लिए आराम से उतना अनाज उगता था कि 20 लोग खा सके। लेकिन क्योंकि सूखा पड़ गया तो सिर्फ आधी बीघा जमीन में ही अनाज उगा है, बाकी जमीन का जो अनाज था वो नष्ट हो गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि खाने वाले अभी भी 20 ही है, लेकिन आपका अनाज बहुत कम उगा है, तो क्या हो जाएगा, बोलते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई, आपकी आपूर्ति और आपकी मांग। अब क्या हुआ, मांगने वाले लोग बहुत है और देने वाले कम है, तो क्या हो जाएगा, मार्केट में अपने आप प्राइस बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? भाई आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसको 4 लोग मांग रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इसको मैं आप पहले अगर 100 का भी बेचने के सोच रहे होगे, आप बोलोगे नहीं मैं तो अब इसको 1000 का बेचूंगा क्योंकि मांगने वाले लोग बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि जो प्राइस होता है, आपकी जो कीमत होती है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये तो मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया और ये आपको पता है कि सही भी है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि भाई जो ड्रॉट होता है या सूखा पड़ता है उस समय क्या होता है
कि जो अपना प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें कमी आती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। भाई सूखा पड़ गया आपके यहाँ तो प्रोडक्शन या उत्पादन कम ही हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पर क्या ये स्टेटमेंट इसका रीजन है? क्या ये स्टेटमेंट आपने जो अभी कथन दिया उसका कारण है? बिल्कुल है, क्योंकि उत्पादन कम होगा तभी तो दाम बढ़ेंगे। अगर उत्पादन ज्यादा होता तो दाम बढ़ते या घटते? दाम घट जाते। भाई जब देने वाले भी आप नहीं, अकेले 4 लोग हैं, तो आपको लगता है आप जिससे मांगते हो बोलता है मैं आपको आपसे 1000 रुपए में लूंगा, बोलता है घुट लो यहाँ से, मैं किसी और से ले लूंगा 100 रुपए में, है ना? तो समझ में आ रहा है? तो मांग और आपूर्ति का खेल है। तो उत्पादन कम हुआ इसीलिए तो दाम बढ़ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात करता है कि जो फैमिन होता है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि फैमिन का मतलब क्या होता है। कैसे आप कहोगे कि किसी जगह पे अकाल आया है? भाई हम बोलते हैं कि द ग्रेट बंगाल फैमिन आया था 1943 में। ठीक है, तो ये जो फैमिन आया था, तो फैमिन आप कैसे बोलोगे, कहाँ पे आया है? देखो फैमिन के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या सूखा आना ही फैमिन के बराबर है? बिल्कुल नहीं। सूखा यानी ड्रॉट। ड्रॉट कब आता है? जब आपके पास पानी की कमी होती है। ठीक है, तो पानी की कमी की वजह से क्या हुआ कि आपकी अच्छी फसल नहीं हो पाई, उत्पादन कम हो गया। समझ में आ रहा है? वो होता है सूखा। फेमिन क्या होता है? फेमिन में बेसिकली आप ऐसे समझो कि हो सकता है आपके यहाँ पे कोई पानी की कमी नहीं थी, आपके यहाँ उतना ही उत्पादन हुआ, मतलब 5 बीघा जमीन पे जितना उत्पादन होना था उतना ही हुआ, लेकिन किसी कारणवश, ठीक है, ये जितना उत्पादन हुआ ना वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। मतलब लोगों को आप देखोगे भूखमरी से मर रहे हैं लोग, ठीक है, हंगर से मर रहे हैं लोग, लोग स्टारवेशन से मर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे मतलब ऐसे समझो कि आपके यहाँ पे 20 टन चावल होगा। ठीक है, तो अगर ये लोगों तक पहुंच जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन ये किसी कारणवश ये लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो हो क्या रहा है कि मार्केट में एक आर्टिफिशियल तरीके की आप बोल सकते हो शॉर्टेज है खाने की, तो लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा। ठीक है, लोग आप देखोगे भुखमरी से मर रहे हैं। ठीक है, वो आप देखोगे कि बहुत सारी लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है भुखमरी के कारण, उन तक खाना नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे कि वो सड़ा हुआ खाना, वो जो गला हुआ खाना, पुराना खाना, या फिर आप देखोगे कंटामिनेटेड वाटर, ये सब पी के अपना गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसी जब कंडीशन हो जाए ना, इसको हम बोलते हैं अकाल पड़ना या फिर फैमिन। ठीक है, फैमिन में दोनों चीजें आती हैं, या तो आपका अनाज ही नहीं होगा इसलिए लोगों तक नहीं पहुंचा, या फिर आपका अनाज उगा लेकिन फिर भी आप देखोगे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। इनफैक्ट आप देखोगे अमर्त्य सेन, अच्छा ठीक है, जरा मुझे बताना एक बार कमेंट सेक्शन में कि अमर्त्य सेन क्यों इतने फेमस है, इनको कौन सा ऐसा प्राइज मिला था? भाई भारत के होने, ये भारत की है। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में काम करते हैं पहले तो आप मुझे ये बताने वाले हो, और दूसरा इनको कौन सा प्राइज मिला था। ठीक है, जिसके और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, 2-3 तो मुझे लग रहा है आपने पढ़ी होंगी, एटलीस्ट सुनी होंगी, उनका भी नाम बता देना अगर हो सके तो, और ये क्यों इतने फेमस है। ठीक है, उन्होंने कौन सा ऐसा प्राइज जीता है जिससे भारत का उन्होंने नाम रोशन कर दिया। ठीक है, तो ये आप मुझे जरूर बताना। तो अमर्त्य सेन ने बेसिकली बताया था कि भारत में आजादी के बाद कभी भी फैमिन नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इसको मैनेज कर लिया, ये खाद्य वितरण प्रणाली जो थी अपनी राष्ट्रीय वाली, उसको हमने ढंग से मैनेज कर लिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अकाल कब पड़ता है, कि अकाल से क्या मतलब होता है, अकाल से मतलब होता है पहला कि आप देखोगे लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब लोग भूखमरी से, स्टारवेशन से मर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चूंकि आप देखोगे वो भूखे हैं तो उनकी बॉडी वीक पड़ती जा रही है। ठीक है, और अब वो भूखमरी झेल नहीं पा रही है। बिल्कुल सही है। और तीसरी चीज, चूंकि उनके पास खाना नहीं है तो वो सड़ा गला हुआ खाना और पानी पी के गुजारा चला रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे वाइड स्प्रेड आप देखोगे महामारी या एपिडेमिक भी फैल रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे आप देखोगे कहीं ना कहीं डेफिनेशन में आते हैं आपकी अकाल के। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बात करता है कि हमारे यहाँ पे सबसे डेंजरस जो अभी तक फैमिन आया था, सबसे विनाशकारी जो फैमिन आया था, वो आया था 1943 में, फैमिन ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का अकाल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये याद कर लो, अपने दिमाग में छाप लो इस चीज को, वैसे भी आप इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि जो फैमिन था बंगाल का, उसमें 30 लाख लोगों के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको अपने दिमाग में फिट ही करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट है कि भाई फेमिन ऑफ बंगाल आया कब था, और फेमिन ऑफ बंगाल की वजह से 3 मिलियन यानी 30 लाख लोगों की आप देखोगे मृत्यु हुई थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपको स्टेटमेंट राइट है। और
ये पहला जो ये अपना रीजन है वो असर्शन का कारण है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने लोगों की मृत्यु हुई तभी तो सबसे ज्यादा विनाशकारी बना है। तो इसका आंसर ए है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात कर रहा है कि जो अपना अकाल पड़ा था 1943 का, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट हुए थे, ठीक है, तो वो थे आपके छोटे मोटे जो काम करते हैं ना, जो रोज की दिहाड़ी वाला काम करते हैं, भाई आपके मछुआरे हो गए, आपके कैजुअल वर्कर्स हो गए, ठीक है, या फिर आप देखोगे खेतीहार वाले मजदूर हो गए, जिनकी उनकी खेती नहीं है लेकिन दूसरों के खेतों में जाके वो काम करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी हो गए, तो ये सारे इफेक्ट हुए थे। ठीक है, और रीजन क्या दे रहे हैं ये, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है कि भैया ये लोग इनफैक्ट आप देखोगे जब भी कोई फेमाइन पड़ेगा, जब भी कोई सूखा पड़ेगा, तो ये लोग सबसे ज्यादा ही इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये रोज की दिहाड़ी वाले लोग हैं, ये बाहर निकलते हैं, इनकी कमाई होती है, तब आप देखोगे इनके घर में चूल्हा चौका चलता है। ठीक है, ये लोएस्ट इनकम वाले लोग हैं जो हमेशा मोस्टली आप देखोगे गरीबी रेखा के नीचे ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ऐसी कोई चीज होती है कि भाई अकाल पड़ गया, या कोई आप देखोगे कोई नेचुरल आपदा आ गई, ठीक है, या फिर आप देखोगे सूखा पड़ गया, तो उससे क्या होता है कि मार्केट में फसलों के दाम बढ़ जाते हैं, और इनकी आप देखोगे इतनी कमाई है नहीं कि ये बड़ी हुई फसल जो होता है, बड़े हुए अनाज के जो दाम है उससे आप देखोगे अनाज खरीद पाए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमेशा इन पे ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका ए हो जाएगा। तो कारण भी सही है और आपका अभिकथन भी सही है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बोल रहा है कि जो अपने अर्बन इलाके होते हैं, जो अपने शहरी इलाके होते हैं, उसके अंदर जो फूड इनसिक्योर फैमिलीज होती हैं, ठीक है, ये बेसिकली वो बोल रहे हैं कि मतलब बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आपके जो देखो, अपने को पता है कि फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा मतलब हर किसी को खाना हर समय मिलना चाहिए। अगर हम भारत की बात करें तो आपको पता होगा कि 30% लोग अर्बन इलाकों में रहते हैं, 70% लोग जो होते हैं वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, मतलब रूरल एरियाज में रहते हैं। ठीक है, अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो फूड इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है कि खाद्य असुरक्षा वाले लोग कौन से होंगे, तो यहाँ पे भी जैसे हमने बोला ना कि ग्रामीण इलाकों में आपके परिवहन कर्मचारी हो गए, या आपके जो दूसरों के खेतों में जाके मजदूरी करते हैं वो हो गए, मछुआरे हो गए, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कहीं ना कहीं आप देखोगे इसके लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए। वैसे आप देखोगे हमारे जो शहरी इलाके होते हैं, ठीक है, वहां पे ऐसे लोग, ठीक है, जो आपकी रोज की दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो आप देखोगे आकस्मिक श्रम बाजार नहीं होता, जो ऐसी झुग्गियां बनी होती है, वहां से आप रोज की रोज इनको लेके आ जाते हो 400 रुपए 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है, और काम करा के शाम तक 5-6 बजे तक अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षा का शिकार होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट है, ठीक है, कि भैया जहां पे भी आप देखोगे आपका डिफाइंड वर्किंग आवर्स नहीं है, आप फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं कर रहे, वहां पे आप सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हो गए। ठीक है, अब ये वही बोल रहे हैं, इसका कारण ये है कि भैया एक तो ये बहुत इतना ही कमाते हैं कि बस ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और दूसरा कई बार सीजनल एक्टिविटीज में होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम आप देखोगे बारिश के सीजन में नहीं होता है, तो उस समय आप देखोगे ऐसे लोग जो होंगे वो ऑब्वियसली आप देखोगे फूड इनसिक्योरिटी का शिकार होंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और रीजन जो है वो अभिकथन का कारण भी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है कि भैया फूड इनसिक्योरिटी में, या फूड सिक्योरिटी की बात कर लो आप, खाद्य सुरक्षा की, उसमें सामाजिक संरचना की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा है क्या, बताओ। या आपको ऐसा लगता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे आपका शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, जहां पे आपको फूड इनसिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा ज्यादा देखने को मिलेगी। मैंने कल ही आपको बताया था जब हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, हम गरीबी के बारे में पढ़ रहे थे, कि कुछ सामाजिक आप देखोगे ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे आपका एसटी था, अर्बन लेबरर्स था, रूरल लेबरर्स था, कि वो गरीबी ज्यादा है उनमें। अगर भारत में 22% थी तो इनमें 49, 34 ऐसी थी। याद आ रहा है कुछ? भाई याद रखनी है चीजें, भूलनी नहीं है, एनसीईआरटी वाली चीजें हैं। तो मुझे बताओ कि क्या आपकी सामाजिक संरचना का फूड सिक्योरिटी में कोई रोल नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर ये लोग ज्यादा ग्रस्त है गरीबी से, तो ये लोग खाद्य सुरक्षा से भी ग्रस्त होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो पहला स्टेटमेंट तो राइट नहीं है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो लोग नेचुरल डिजास्टर से ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, और जो आप देखोगे इधर उधर माइग्रेट कर गए हैं, अपने इलाकों को छोड़ के कहीं और रह रहे हैं, ठीक है, काम के सिलसिले में, वो सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं। ये बिल्कुल सही है। आप अगर देखोगे, देखो जो आप अपना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आपने देखा कि कोरोना काल में जो बहुत सारे लोग थे, जो मुंबई,
गुजरात, मतलब बड़े बड़े शहरों में रह रहे थे, वो सब बड़े बड़े प्रदेशों में रह रहे थे, वो सब अपने गांव को वापस लौटने लगे। ठीक है, पर ये मोस्टली आए कहाँ से थे? यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका, और ये लोग जो वहां से आए थे, ये बड़े बड़े शहरों में कहाँ रहते थे? ये बेसिकली स्लम्स में, झुग्गीज में, यहाँ रहते थे। करेक्ट है ना? तो मुझे एक बात बताओ कि क्या इनको वहां पे मतलब बहुत अच्छी सुख सुविधाएं मिलती है? नहीं। ये काम भी कैसे करते थे? रोज की दिहाड़ी वाले, मोस्टली जो अपनी आकस्मिक श्रम वाला काम होता है, ये वो वाला काम करते थे। तो क्या ये सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित लोग नहीं हुए? कल को थोड़ा सा भी चेंज हुआ, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, ठीक है, कोई आपदा वगैरह भी आई, सबसे पहले आप देखोगे इनकी खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात करता है कि जो खाद्य असुरक्षा है, वो आप देखोगे हमारे यहाँ पे कौन से इलाकों में, कौन से आप देखोगे ग्रुप में ज्यादा नहीं देखने को मिलती है। क्वेश्चन पढ़ो, ये नहीं बोल रहा कि कहाँ पे देखने को मिलती है, ये बोल रहा है कि कहाँ देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, नॉट आपको देखने को मिलेगी। मुझे बताओ, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट, मतलब इसका मतलब क्या होता है? कि भाई ऐसा कोई राज्य जिसका जीडीपी बहुत कम है, जिसकी जो एवरेज आय होती है, अगर हम इंडिया के एवरेज से देखें तो काफी कम है। जैसे यहाँ पे बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ऐसे ऐसे प्रदेश। तो यहाँ पे आपको पता है गरीबी और भुखमरी दोनों ही ज्यादा है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। फिर ट्राइबल रीजन, यहाँ पे भी आपको फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है ना? मिल सकती है कि आपको पता ही है कि एसटी रीजन जो होते हैं, अपने जो शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह होते हैं, वहां पे क्या होता है कि चूंकि आप देखोगे उनके पास देखो, एक तो क्या होता है, वो मेन स्ट्रीम में रह के पैसे ज्यादा कमाते नहीं है ना, तो इस वजह से भी हो सकता है कि वो फूड इनसिक्योर हो। एक आप देखोगे हम उनके जंगलों को काट रहे हैं, उनको उनके घरों से ही निकाल रहे हैं, तो अब वो क्या है कि लेबरर्स वगैरह का काम कर रहे हैं, स्लम वगैरह में रह रहे हैं, तो इस वजह से भी वो फूड इनसिक्योर हो सकते हैं, है ना। और तीसरी चीज है कि वो क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में, राइट्स के बारे में नहीं पता है, तो बहुत सारे लोगों के पास आप देखोगे जो सरकारी स्कीम्स होती है, उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से भी आप देखोगे ये खाद्य सुरक्षा का शिकार हो सकते हैं। तो तीनों ही कारणों से आप देखोगे जो ट्राइबल रीजन है, वो जनजातीय क्षेत्र जो है ना, वो आपके फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। ठीक है, फिर वैसे ही आप देखोगे कि आपके जो कुछ इलाके हैं जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे आपका उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल के वो तटीय इलाके हो जाएंगे जहाँ पे हर थोड़े दिन में, हर थोड़े टाइम में एक एक साइक्लोन आता रहता है। तो वहां पे भी क्या प्रॉब्लम है, आप कुछ बनाते हो, फिर से साइक्लोन आ गया, सपोज आप मछुआरे का काम करते हो, तो साइक्लोन आ गया, फ्लड्स आ गया, आप अपना काम नहीं कर सकते, जब आपको जीविका ही नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? पैसे कहाँ से कमाओगे? तो पैसे ही नहीं कमाओगे तो खाना कहाँ से लाओगे? ठीक है, तो जब भी आप ऐसे इलाकों में रहते हो जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, तो वहां पे भी आप देखोगे कि खाद्य सुरक्षा काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे कि और फिर चौथा, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो आपको इसका आंसर तो पता लग गया कि इसका आंसर है डी, कि भैया वो इलाके जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन कम है, वो हो सकता है कि फूड इनसिक्योर ना हो। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? आप ये सोचो, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देती हूँ। याद है मैंने आपको एक जापान नाम के देश के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि वहां पे प्राकृतिक जो अपने रिसोर्सेज होते हैं ना, संसाधन, वो बहुत कम है। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी मानव पूंजी को यूज करके अपने देश को विकसित बना दिया। ठीक है, तो वहां पे फूड इनसिक्योरिटी है क्या? नहीं। वहां पे खाद्य सुरक्षा है क्या? नहीं। तो आप ये देख लो कि आपके पास संसाधन कम हो, उसका खाद्य सुरक्षा से लेना देना नहीं है। हो सकता है कि आपके पास संसाधन कम है तो आपके खाद्य सुरक्षा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि आप खाद्य असुरक्षित होगे ही होगे। ठीक है, तो वो भी आप देखोगे, इसका आंसर है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि जो अपने गरीब लोग होते हैं वो क्रॉनिक हंगर से, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो दीर्घकालिक भुखमरी होती है ना, उससे पीड़ित होते हैं। और ऐसा क्यों होते हैं? बिकॉज उनकी आय बहुत कम है, और आय कम है इसलिए वो आप देखोगे खाना नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये एक हद तक तो आप देखोगे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा ही है, आपके पास आय नहीं है, आप खाना नहीं खरीद पा रहे, इसलिए आप देखोगे आप काफी लंबे समय तक भूखे, मतलब आपकी बॉडी उस भूखमरी का शिकार हो गई है, आप लंबे समय तक कम खाना या ना खाना खाने के आदी हो चुके हो, इसलिए आप देखोगे अब आप दीर्घकालीन भूखमरी का शिकार हो। ठीक है,
सेकेंड ये बोल रहे हैं कि सीजनल हंगर जो होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में देखने को मिलती है, मतलब जो मौसमी भूख होती है वो आपको सिर्फ ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है। ऐसा है क्या? भाई ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है वो हमें समझ में आता है क्योंकि वहां पे फसलें कटती हैं, ठीक है। तो जब तक आपकी फसल कट के तैयार नहीं हो जाएगी तब तक आपके पास प्रॉपर्ली हो सकता है कि खाना खाने के लिए ना हो। तो वहां पे हमें समझ में आता है कि ग्रामीण इलाकों में आपकी सीजनल हंगर होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन क्या शहरी इलाकों में बिल्कुल भी आपकी सीजनल हंगर नहीं मिलेगी, मौसमी भूख नहीं मिलेगी? गलत है ना। भाई शहरी इलाकों में मैंने आपको अभी बताया कि अपने जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो आकस्मिक श्रमिक होते हैं, ठीक है, वो आप देखोगे कि जैसे बरसातों के टाइम पे आपका कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चलता, तो वहां पे उनकी आय नहीं होती, तो वहां पे भी तो सीजनल हंगर हो गई ना। भाई इस पर्टिकुलर सीजन में, इस पर्टिकुलर बरसाती सीजन में निर्माण कार्य ना होने की वजह से आपके जो श्रमिक है उनको काम नहीं मिल रहा, इसलिए आप देखोगे उनको भूखमरी, मतलब वो आप देखोगे मौसमी भूख का शिकार है। समझ में आ गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मौसमी भूख आपको सिर्फ ग्रामीण इलाकों में मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और आपका पहला स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं तो एक क्लास में बहुत हैवी हो जाएगा, तो हम इसको यहीं एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको वहां पे ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी ताकि क्योंकि मुझे क्लास 10, 11, 12 सभी जगह पे ये ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार ये कैसे बनाते हैं थोड़ा सा और मैं इसका अंडरस्टैंडिंग दे दूंगी। कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा भी था कि मैम हमें ग्राफ समझने हैं, तो वो हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।